जे सर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल है। हम अध्ययन कर रहे हैं एनसीईआरटी की पुस्तक क्लास 6 है और इस 6 में हम हमारे अतीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। 3rd चैप्टर हमारा आज होगा, जिसमें हम आरंभिक नगरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि जो प्राचीन आरंभिक नगर थे, जैसे हड़प्पा है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि इसका किस प्रकार विकास हुआ, किस तरीके से ये लोग रहते थे, इनकी रहन सहन व्यवस्था क्या थी, वो सब आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी का अर्थ है यहाँ कि उस समय हड़प्पा में उसके विकास कैसे हुए, कैसे हड़प्पा मिला। लगभग 150 साल पहले पंजाब में एक रेल लाइन बिछाई जा रही थी। पंजाब में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। उस रेल लाइन के बिछाने के दौरान इस काम में जुटे हुए इंजीनियर को हड़प्पा का एक स्थल मिल गया। हड़प्पा पूरा स्थल मिल गया, जहाँ से इन्होंने ईंटें निकाल कर रेल की लाइन के नीचे बिछा दी। इस रेल लाइन के नीचे इन्होंने ईंटों को बिछा दिया और उन्होंने सोचा कि एक खंडर है और यहाँ ईंटें जो मिली वो काफ़ी मजबूत ईंटें थी। इन्होंने उसको बिल्कुल बुरी स्थिति में कर दिया, जो थे अवशेष उनको ख़राब कर दिया। फिर उसके बाद वर्ष 1921 में दयाराम साहनी, डी साहनी नामक एक आदमी थे, उन्होंने यहाँ इसका उत्खनन किया और मिला हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल केंद्र। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी प्राचीन भारत का मानचित्र, जिसमें हम देखेंगे क्या कि ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, रावी नदी है, हड़प्पा यहाँ है। हड़प्पा इनके पास स्थित है। देखिए, जूम कर देता हूँ मैं, एक बार देख लीजिए आप। ये हड़प्पा स्थित है यहाँ पर। इसके पास राखी गढ़ी, कालीबंगा अपने राजस्थान में है ही। ये है गमेरी वाला। ये सिंधु नदी है, जिसके किनारे मोहनजोदाड़ो जोदड़ो है जो बसा है। सूतको है, चूंदड़ो, धोलावीरा और सूरकोतदा, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। मानचित्र के अनुसार यूँ है कि यह हड़प्पा सभ्यता का केंद्र जो था वो 1921 में खोज लिया गया। और किसके द्वारा? डी साहनी, दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। इसके बाद देखिए आगे नगर की विशेषता। ये जो नगर था, इसकी विशेषता क्या थी? इन नगरों में से 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित ये नगर हुआ करते थे। ये नगर 2 हिस्सों में हुआ करते थे। ऐसे एक हुआ करता था इसका पूर्वी हिस्सा और एक होता था पश्चिमी हिस्सा। जो पश्चिमी हिस्सा होता था वो छोटा होता था, पश्चिमी हिस्सा छोटा होता था और ये बड़ा होता था क्षेत्रफल में। इस हिस्से में पश्चिमी में रईस लोग रहते थे, या धनवान कह लीजिए आप, या शासक कह लीजिए, ये रहते थे। ये नगर दुर्ग कहलाता था। क्या कहलाता था? नगर दुर्ग। मतलब जो मुख्य शासक हुआ करते होंगे वो इसमें रहते थे। ये बात इस आधार पे कही गई है क्योंकि ये जो छोटा हिस्सा होता था, ये पश्चिमी हिस्सा, ये ऊपर की ओर होता था और ये यहाँ दुर्ग जैसी आकृति के किले नुमा चीज़ें अवशेष यहाँ पर मिले हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि इस नगरों की व्यवस्था में 2 भाग हुआ करते थे। प्रथम भाग जो होता था वो होता था उसका पश्चिमी भाग, और दूसरा जो इसका भाग होता था वो पूर्वी भाग हुआ करता था। इस प्रकार यहाँ की नगरीय व्यवस्था थी निवास की। दोनों हिस्सों में नगर के में 4 द्वारी पक्की ईंटों से बनी होती थी। फिर देखिए, कुछ नगर में, नगर दुर्ग की में कुछ खास इमारतें होती थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। जो खास तालाब था उसे महास्नानागार कहा गया है।
महास्नानागार, यानी एक बड़ा स्नानागार यहाँ पर मिला है। और उस स्नानागार में खास बात यह है कि इसका निर्माण ईंटों से और ईंट पर भी प्लास्टर किया हुआ, ईंट पर क्या प्लास्टर किया गया। प्लास्टर संभवतया उसके पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के बाद इसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। किसकी? चारकोल की एक परत चढ़ाई जाती थी ताकि पानी का रिसाव ना हो। इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हुआ करती थी, यह है तो इसमें इस प्रकार स्टेयर सीढ़ियाँ दोनों तरफ से हुआ करती थी। इन सीढ़ियों के थ्रू लोग नीचे उतरते थे, समय पे इसे खाली भी कर दिया जाता था। और ये विशिष्ट आयोजनों के समय संभवतः यहाँ नगर के बड़े लोग स्नान किया करते थे। विशिष्ट आयोजन, ये सिर्फ कयास है, अनुमान है, ऐसे कुछ साक्ष्यों के आधार पे हम अनुमान लगा लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैं अपने, वो इन चीज़ों को अपने कयासों के आधार पे बताते हैं। और चारों ओर इसके कमरे बने होते थे। ये जो है यहाँ इन पे यूँ कमरे बने होते थे। ये जो महास्नानागार था इसके और चारों ओर कमरे थे, मतलब जो आएगा नहाने वो यहाँ अपने वस्त्र चेंज करने का या ये काम कर लिया करता था। इस प्रकार ये नगर बड़े समृद्ध नगर थे, आज के नगरों के समान ही विकसित नगर। फिर देखिए अग्निकुंड के साक्ष्य। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसके एक स्थल है कालीबंगा, जो राजस्थान में है। कालीबंगा है, लोथल है। इन नगरों में अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा। वैसे कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। काली मन तो काला हो ही गया, और बंगा मानी होता है, बंग मानी चूड़ी। तो काली चूड़ी वाले अवशेष मिले हैं यहाँ। और इसके साथ अग्निकुंड के अवशेष भी यहाँ पर आपके कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, यहाँ संभवतः यज्ञ हुए होंगे। यज्ञ का मतलब हो गया यहाँ पर लोग ईश्वर को भी जानते होंगे, पूजा पाठ किया करते थे। ये यज्ञ के अवशेष यहाँ मिले हैं। कुछ बड़े नगर थे, जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था। इन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में और लोथल में क्या मिले हैं? भंडार गृह, अन्नागृह मिले हैं, मतलब जहाँ भंडारण के अवशेष भी मिले हैं। देखिए उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। मंजिल मतलब आवास जो थे, 2-2 मंजिल के भी आवास हुआ करते थे। और इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। और अधिकांश घरों में क्या हुआ करता था उस समय, मतलब स्नानागार हुआ करते थे, जो आज हम बाथरूम कहते हैं ना जिन्हें, वो बाथरूम उस समय के ज़माने में भी हुआ करते थे। कितने टेक्नोलॉजी में और कितने विकसित लोग ये रहे होंगे। ये था कि इनके घर में हर में एक में कुएँ के भी कुछ में अवशेष मिले हैं। कुछ घर ऐसे थे जहाँ पर कुएँ के अवशेष मिले हैं। एक ये जो चित्र हम देख रहे हैं, ये जो चित्र है, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के केंद्र में ही मिले हैं। अब इसके बाद जैसे ये महास्नानागार की हमने अभी चर्चा की, ये वो है महास्नानागार। देखिए इसमें किस प्रकार नीचे उतरने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये कितना यहाँ पर आवास देखिए आप, ये इधर देखिए आवास, ये यहाँ आवास हैं। ये इस प्रकार ये है कि इसके चारों तरफ आवास थे, चारों ओर कमरे बने हुए थे, और अंदर स्नानागार था जिसमें अंदर आदमी जाके अंदर यहाँ उतर के स्नान किया करते थे। समय समय पे इसे खाली भी कर लिया जाता था, और कुओं से पानी भरा जाता था। इसमें कुएं से भरा जाता था पानी। इस प्रकार ये महास्नानागार था वहाँ का। यदि नगरीय जीवन की हम बात करें कि नगरीय जीवन कैसा था इनका, तो देखिए हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहे हैं। ये संभव तो यहाँ के शासक रहे हैं। जो राजा थे वह नगरों का निर्माण करवाते थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातुएं, मूल्यवान धातुएं थे, पत्थर मूल्यवान थे, ये चीज़ें मंगवाया करते होंगे। इस शासक जो लोग थे वो खूबसूरत मनकों, सोने आदि के आभूषण अपने पास रखते थे।
नगर में लिपिक भी होते थे। लिपिक का काम होता था जो मोहरों पे लिखते थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, ये जो अभी बच नहीं पाई, मतलब उस समय लिपिक भी हुआ करते थे, समझ रहे हैं, वो मोहरों पे लिखने का काम करते थे। इसके अलावा नगर में शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे जो या तो घरों का निर्माण करते होंगे या उसके अलावा अन्य कई प्रकार की वस्तुएं या चीज़ें बनाने का काम भी किया करते थे। यहाँ मिट्टी के खिलौने के अवशेष मिले हैं। देखिए एक खास बात है, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसका नाला, एक कुआं, ये जो है ये कुआं अवशेष मिला है यहाँ पर, ये कुआं था। अभी मैं मुहर आपको दिखा देता हूँ, ये है, ये मुहर, ये मुहर है उस समय की, और ये मिट्टी के खिलौने। खिलौने देखिए उस समय भी कितने सुंदर खिलौने बना करते थे, मिट्टी के खिलौने थे। इस प्रकार ये लोग अपना जीवन के कुछ चीज़ें स्पेशल बनाया करते थे। अब है नगर में शिल्प, देखिए कैसे मनकों की एक माला है और किस प्रकार ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। जानवरों के चित्र यहाँ पर मिले हैं, मालाएं हमने देख ली, ये मालाएं हैं। ये इस समय की खास बात थी इनकी। अब आगे हम देखते हैं इसमें नापतोल के लिए बाट। देखिए ये जो थे वो नापतोल के लिए रखे गए इनके बाट थे। ये लोग नापतोल में समझते थे, इसका मतलब वस्तुओं को नाप तोल कर लिया दिया जाता था। ये पत्थर के बाट हैं जो चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। उस समय एक पत्थर हुआ करता था, चर्ट नाम हुआ करता था उस पत्थर का। उस पत्थर से इस प्रकार के ये बाट बने होते थे। ये बाट इस प्रकार बनाते थे। ये मूल्यवान पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। अब देखिए इसके बाद मूर्ति। ये मूर्ति हम देख रहे हैं ना, इस मूर्ति में खास चीज़ आप देखिए क्या है कि एक मूर्ति है जिसमें व्यक्ति ने दाढ़ी रखी हुई है ना, और फिर उसके बाद ये कुछ चित्रित सा उसने पहन रखा है। इसका मतलब वस्त्र जो थे वो भी ये लोग पहनते थे और वो भी चित्रित वस्त्र हुआ करते थे। मतलब ये लोग कितने इंटेलिजेंट हुआ करते होंगे, आप देखिए ज़रा। इस प्रकार इन लोगों के वस्त्र थे। आज जो बियर्ड का अपने यहाँ शौक चल रहा है ना, ये इनकी ही की हुई शुरुआत समझ लीजिए, तब भी चला करती थी। एक चीज़ इसमें पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। फेयंस क्या चीज़ है देखिए आपको बताऊं। फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये बालू और स्फटिक पत्थर होता है, उसके चूर्ण में गोंद मिलाकर तैयार किया जाता था। साथ ही इसके ऊपर क्या करते थे, एक विशेष प्रकार का लेप कर देते थे जो चिकनाई लिए रहता था। मतलब इसमें चिकनी एक परत चढ़ाई जाती थी फेयंस में। कभी बात आ जाए फेयंस क्या चीज़ है तो आप बता देंगे। फिर उसके बाद देखिए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था और उसके लिए इस प्रकार के कुछ वो भी मिले हैं। इससे ये पता है कि इनके पास साधन तो थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। हड़प्पा में जो तांबा आता था वो कहाँ से आता था, राजस्थान से आता था। सोना की बात करें तो कर्नाटक से आता है, सोना कर्नाटक से आता था। और इसके अलावा टिन धातु ईरान अफगानिस्तान से, टिन ईरान से आती होगी और अफगानिस्तान से। इस प्रकार ये लोग क्या करते थे, वस्तुओं का आयात भी किया करते थे। हालांकि राजस्थान के अलावा ओमान से भी यहाँ पर ये जो आपका तांबा है ये आया करता था। इस प्रकार ये उस समय की एक वो आप देख रहे हैं मोहर है। और नगरों में रहने वाले लोग भोजन के लिए क्या करते थे, गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाया करते थे। मतलब कृषि के भी एकदम माहिर लोग थे, कृषक थे। ये जो हल है आप देख रहे हैं अभी, ये हल है। हालांकि मूल रूप से जो हल होता है वो मिला नहीं है, किंतु उसके कुछ खिलौने टाइप का कोई चीज़ मिली है। अब जब खिलौना मिला है तो कुछ चीज़ थी, उसी को देखकर खिलौना बनाया जाता है ना। तो खेती के लिए इन्होंने
हल का प्रयोग किया और जुताई के काम से यह भली भांति परिचित थे। अब यह है बंदरगाह। धोलावीरा जगह है गुजरात का। उस धोलावीरा में आपको बताऊं कि बंदरगाह मिला है। क्या मिला है? बंदरगाह, जिससे यह पता चलता है कि ये वस्तुओं का जो आयात निर्यात करते थे बंदरगाह से होता था और जहाज संभवतः इन लोगों के पास थी। फिर उसके बाद धोलावीरा के नगर। अब ये जो धोलावीरा है वो खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। यहाँ साफ पानी था, उपजाऊ मिट्टी थी, इसलिए यहाँ लोग अधिक रहते थे। हड़प्पा की तरह यहाँ भी नगर 2 भागों में विभक्त थे। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर, ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। इसके अंदर बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। मैदान यहाँ था, देखिए, खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे। देखिए यहाँ कितने ये लोग एडवांस थे। या मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर खुदा पाया, यानी बड़े अक्षरों में एक पत्थर खुदा हुआ पाया गया है जो लकड़ी में जड़ा हुआ था। एक अनोखा अवशेष है। देखिए अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा है। लोथल नगर खंबात की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी के ऊपर बसा है जहाँ कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। शंख वगैरह यहाँ पर मिला करती थी। कई भंडार गृह से कई मुद्राएं मुद्रांकन की हुई गीली मिट्टी के द्वारा। एक मोहर की परिपाटी ऐसी होती थी, जैसे मान लीजिए एक मोहर है, उसके तो कोई चीज़ पैक कर ली, उस पर पहले कच्ची मिट्टी लगा दी और उसके ऊपर मोहर लगा दी। अब ये मोहर लगाने के बाद क्या हो गई, इससे यह पता चल जाता है कि ये वस्तु कहाँ से आई है। इस प्रकार की क्या है, मुद्रा, ये मोहर थी, इस पर मोहर लगाई जाती थी। मैंने बता दिया आपको कि गीली मिट्टी लगा के फिर उस पर मोहर लगाई जाती थी। सभ्यता का अंत कैसे हुआ? जब ये लोग इतने विकसित थे तो इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हो गया? देखिए लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। अचानक लोग घरों को छोड़कर बाहर की ओर आ गए। लेखन का, मुहर का, बाटों का प्रयोग बंद कर दिया। दूर से जो कच्चा माल आया करता था उसको बंद कर दिया। सड़कों के किनारे कचरे के ढेर लगने लग गए। जल निकास की जो प्रणाली थी इनकी वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। झुग्गी नुमा घर बनाकर ये लोग सड़कों पर ही रहने लग गए। विद्वान ऐसा भी कहते हैं कुछ कि उस समय नदियां सूख गई थी। कुछ कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था, कोई तूफान कारण बताता है। कुछ बताते हैं कि इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंडों ने चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त कर दिए होंगे। कुछ कहते हैं इलाके में बहुत बड़ी बाढ़ थी। इस प्रकार ये कोई सूखा भी बताता है। स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार इस सभ्यता का नष्ट हुआ। सभ्यता के नष्ट होने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं। उस समय एक सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। उस मिस्र की सभ्यता में क्या होता था, पिरामिड बनते थे जिसमें राजाओं के शवों को रखा जाता था। राजा के शव रखे जाते थे, साथ ही शव के साथ कुछ खाद्य सामग्री भी रखी जाती थी। वाद्य यंत्र रखे जाते थे, हथियार रखे जाते थे, गहने बर्तन इत्यादि इन पिरामिड्स में रखे जाते थे जो मिस्र में क्या है, बने हुए हैं। ये उस समय के शासक वर्ग